नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी R1 की। और जीएसटी R1 का पूरा बेसिक हम इस वीडियो में समझेंगे। जो भी नए होंगे, जो नए अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं या भी जीएसटी का बिल बना रहे हैं, जिनको इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि जीएसटी R1 में कौन कौन सी सेल कौन कौन सी टेबल में जाती है, उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जीएसटी R1 का पूरा बेसिक समझ जाएंगे। मैं पूरी डिटेल में एक एक टेबल का मतलब आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है जीएसटी R1 का टेबल। जब आप जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन जीएसटी R1 की रिटर्न फाइल करेंगे तो सेम इसी तरीके से आपके सामने टेबल्स ओपन होगा और इन सभी टेबल्स में आपको अपने सेल्स की डिटेल देनी होती है। जैसे यहाँ 4A टेबल है, इसमें B2B इनवॉइसेस की सेल डिटेल जाएगी। 5A में B2C लार्ज इनवॉइसेस, इसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल इसमें जाती है। फिर B2C अदर्स, नील रेटेड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, सबका बेसिक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक एक टेबल का बेसिक समझते हैं। दोस्तों, जीएसटी R1 रिटर्न में हम क्या फाइल करते हैं? सिर्फ अपनी सेल्स की डिटेल। हमने जो गुड्स सेल किया है उस सेल्स की डिटेल जीएसटी R1 में देते हैं। चाहे मंथली फाइल कर रहे हो वही डिटेल जाएगी, क्वार्टरली फाइल हो रहा है, जीएसटी R1 में सिर्फ हमें अपनी सेल्स की डिटेल देनी है। अब चलिए हम समझते हैं B2B इनवॉइसेस, क्योंकि जो भी कुछ हम सेल करेंगे जीएसटी R1 में टेबल वाइज अलग अलग टेबल में उस सेल्स को अपने को देना है। जैसे B2B इनवॉइस को समझते हैं। B2B इनवॉइस का मतलब वह हो गया दोस्तों, जब हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो वह सेल जो है आपकी B2B इनवॉइस कहलाती है। तो वह सेल जो है B2B सेल्स होती है। B2B सेल्स का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आप जिस व्यक्ति को गुड्स सेल कर रहे हैं उसका जब बिल बनाएंगे तो बिल बनाते समय उस बिल पर उसका जीएसटी नंबर अगर लिख रहे हैं, उसके पास जीएसटी नंबर है, तो इस तरीके की पूरी सेल आपकी B2B इनवॉइस कहलाएगी। बेचने वाले के पास जीएसटी नंबर है और जो परचेज कर रहा है उसके पास भी जीएसटी नंबर है, यानी कि B2B बिजनेस टू बिजनेस। इस तरीके से जितनी भी सेल्स होगी आपकी वो B2B इनवॉइस कहलाएगी। ये तो B2B इनवॉइस बहुत ही सिंपल है, ये तो समझ गए होंगे आप, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपने जिसको माल सेल किया और जब उसका टैक्स इनवॉइस तैयार कर रहे हैं तो जिसको माल आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर है, यानी कि वह रजिस्टर्ड पर्सन है। इस तरीके से जितने भी सेल करेंगे आप वो आपकी B2B इनवॉइसेस कहलाएंगी। और B2B इनवॉइसेस की डिटेल आपके जीएसटी R1 में, ये देखो 4A में B2B इनवॉइसेस, उस तरीके की पूरी सेल इस B2B इनवॉइसेस के कॉलम में जाएगी। ये तो हो गया B2B इनवॉइसेस। इसके बाद आपकी आती है B2C इनवॉइस। ए B2C इनवॉइसेस। अब B2C इनवॉइस हम इसको कहेंगे। अब यहाँ आप जरूरी ऐसा थोड़ी कि आप जो माल बेच रहे हो, आपसे माल परचेज करने वाले, खरीदने वाले सभी रजिस्टर्ड पर्सन हो। आप माल बेच रहे हैं तो आपके पास ऐसे भी कस्टमर आएंगे जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन उनका भी इनवॉइस तो आपको बनाना पड़ेगा, उनका भी इनवॉइस आप बनाएंगे। तो इस तरीके की सेल जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा और आप उसको माल सेल कर रहे हैं, उसका इनवॉइस तैयार कर रहे हैं, इस तरीके की सेल आपकी B2C इनवॉइसेस कहलाती हैं। जिसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं वह रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उससे हम B2C इनवॉइस कहेंगे। अब कंज्यूमर हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, कंज्यूमर का मतलब ये होगा दोस्तों लास्ट ग्राहक, मतलब उस गुड्स को जो लेके जा रहा है
उसको पर्सनल यूज करेगा वो, मतलब उस गुड्स का वो सामने ट्रेडिंग नहीं करेगा या सेल नहीं करेगा, वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है। उपभोक्ता मतलब उस गुड्स का लास्ट कस्टमर, जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं। जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब हो गया कि छोटा व्यापारी है जिसके ऊपर अभी जीएसटी नंबर लेने की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करेगा, इस सामान आपसे गुड्स को परचेज करेगा फिर सामने सेल करेगा। ऐसे लोगों को हम अनरजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं। कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड मतलब दोनों के पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। अगर इस तरीके से आप किसी को माल सेल कर रहे हैं तो आप तो बिल बनाएंगे लेकिन उसमें उनका जीएसटी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो सेल होगी वह आपकी B2C इनवॉइस कहलाएगी। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। B2C इनवॉइस का मतलब कि आपने जिसको माल बेचा उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन आप उसके नाम का बिल बनाएंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, सिर्फ उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके की जितनी भी सेल होगी वह आपकी B2C इनवॉइस कहलाएंगी। अब दोस्तों B2B सेल्स का डिटेल हमने GSTR1 में समझा दिया कि आपको इसमें जाएगी 4A की टेबल में B2B इनवॉइसेस। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं B2C। अब देखो 5A में B2C लार्ज इनवॉइस और फिर यहाँ 7 में B2C अदर्स। तो अभी हमने आपको यहाँ B2C इनवॉइस का मतलब समझाया, लेकिन जो हमारी B2C की सेल होगी उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और अलग अलग टेबल में ही देंगे जो B2C की सेल होगी। अब B2C की सेल में दो कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएंगी। एक तो आपका B2C लार्ज इनवॉइस, जो कि आपको ये देखो 5A की टेबल में GSTR1 में B2C लार्ज इनवॉइस। अब B2C लार्ज इनवॉइस को हम समझते हैं। B2C लार्ज इनवॉइस कौन सी होगी। B2C का मतलब हो गया कि आपने जिसको माल सेल किया वह अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, ओके, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, ये तो B2C हो गया। लेकिन लार्ज इनवॉइस के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपनी स्टेट से बाहर किसी भी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, मतलब आपने जिसको माल सेल कर रहे हैं वह आपकी स्टेट से बाहर माल ले जाएगा। और सेकेंड पॉइंट, जिसका इनवॉइस अमाउंट, उसका जो बिल बनाएंगे आप, उस बिल का अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा है, तो इस तरीके की इनवॉइस आपकी B2C लार्ज इनवॉइस होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है, B2C लार्ज का मतलब ये हुआ कि आप जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर आप उस स्टेट से बाहर किसी भी कस्टमर को, किसी भी कंज्यूमर को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल सेल कर रहे हैं, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और इनवॉइस का अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा है, तो इस तरीके की सेल को हम B2C लार्ज कहेंगे। और जो इस तरीके का सेल होगा उसको हम 5B की टेबल में B2C लार्ज इनवॉइस, ये देखिए B2C लार्ज इनवॉइस, उस तरीके की सेल आपकी ये B2C लार्ज इनवॉइस में जाएगी। B2C लार्ज इनवॉइस का मतलब क्लियर हो गया होगा कि B2C लार्ज के सिंपल, B2C आपने जिसको माल सेल किया उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वह कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उस माल को आप अपने स्टेट से बाहर सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन गुजरात में है, आप दिल्ली बेच रहे हैं, महाराष्ट्र बेच रहे हैं, हरियाणा बेच रहे हैं, लेकिन जहां माल जा रहा है, जिसको माल सेल कर रहे हैं, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और उस इनवॉइस का अमाउंट जो है 2.5 लाख से ज्यादा है। आपने स्टेट से बाहर माल बेचा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इनवॉइस का अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा, इस तरीके की इनवॉइस आपका B2C लार्ज होगी। ओके, मैं समझता हूं कि B2C लार्ज समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। B2C लार्ज का मतलब ये हो गया, स्टेट से बाहर बिना जीएसटी नंबर वाले को माल बेचा और इनवॉइस का अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा। ओके, इस तरीके की सेल आपकी B2C लार्ज। अब हम समझते हैं B2C स्मॉल इनवॉइसेस, जो कि आपके जीएसटी पोर्टल पे, ये देखो 7 में B2C अदर्स, यहाँ B2C अदर्स हुआ, मतलब यहाँ जो B2C स्मॉल इनवॉइस हमारी होंगी वो यहाँ इंटर की जाएंगी, उसकी डिटेल यहाँ हम देंगे। तो B2C स्मॉल, अब B2C स्मॉल इनवॉइस अगर आप किसी भी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं
और वह B2C लार्ज के अलावा, अब B2C लार्ज थी, आपने स्टेट से माल बाहर बेचा और अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और उस इनवाइस का अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा हो गई तो वह B2C लार्ज में आ गई। इसके अलावा जो आपकी B2C सेल होंगी वह सारी की सारी B2C स्मॉल इनवाइस कहलाएंगे। B2C इनवाइस में अगर आपने किसी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल सेल किया है, आप स्टेट से बाहर भी सेल कर रहे हैं, लेकिन उसकी इनवाइस की अमाउंट जो है 2,50,000 से कम है। आपने स्टेट के बाहर माल बेचा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन उसकी इनवाइस अमाउंट 2,50,000 से कम है, वह भी इनवाइस आपकी B2C स्मॉल इनवाइस ही कहलाएगी और इसकी डिटेल B2C अदर्स में जाएगा। और आप अगर अपने ही स्टेट में माल सेल कर रहे हैं तो यहाँ 2,50,000 वाली कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख का माल बेच रहे हैं, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, अगर आप अपने स्टेट में माल सेल कर रहे हैं तो वो सारी की सारी सेल आपकी B2C अदर्स, B2C स्मॉल इनवाइस कहलाएंगी। दोस्तों ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा B2C लार्ज इनवाइस किसको कहते हैं और B2C स्मॉल इनवाइस किसको कहते हैं। B2C लार्ज के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने माल अपने स्टेट के बाहर बेचा और वह पर्सन अनरजिस्टर्ड है, इनवाइस 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो B2C लार्ज। और B2C स्मॉल में अगर आपने अपने स्टेट से माल बाहर बेचा, वह अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसकी इनवाइस अमाउंट 2.5 लाख से कम है तो वह भी आपकी B2C स्मॉल इनवाइस कहलाएगी। और अपने ही स्टेट में माल सेल कर रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंज्यूमर को, उसकी इनवाइस अमाउंट कुछ भी हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, यहाँ इनवाइस अमाउंट कोई मायने नहीं रखता, तो आपकी वो अपने स्टेट में माल सेल कर रहे हो तो B2C स्मॉल इनवाइस में आएगी। दोस्तों B2C लार्ज इनवाइस और B2C स्मॉल इनवाइस, इन दोनों को मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया। अब ये वीडियो देखकर आपको B2C लार्ज और B2C स्मॉल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कौन सी B2C लार्ज है और कौन सा B2C स्मॉल है। अब आगे हम देखते हैं, ये हमारी B2B की डिटेल हो गई, इसका बेसिक मैंने आपको समझा दिया। B2C लार्ज इनवाइस, इसका भी बेसिक समझा दिया, और B2C अदर्स, इसका भी बेसिक हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ जो 6 में है एक्सपोर्ट इनवाइसेस, इसमें जो आप माल एक्सपोर्ट करेंगे उसकी सेल्स की डिटेल देनी होती है, लेकिन इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा इसका पूरा बेसिक समझाने के लिए कि एक्सपोर्ट में हम GST की इनवाइसिंग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, और यहाँ 8A में नील रेटेड सप्लाई, यहाँ मतलब आप रेगुलर स्कीम के अंदर हैं लेकिन आप कुछ ऐसे गुड्स की सप्लाई करते हैं जिस पे आपको GST नहीं लगाना है, या नील रेटेड आइटम है या नॉन GST आइटम है, एग्जेम्प्टेड आइटम है, तो जो इस तरीके से आप सेल करेंगे उसके लिए आप बिल आप सप्लाई बनाएंगे, टैक्स इनवाइस भी नहीं बनाएंगे। तो जो बिल आप सप्लाई आप बनाएंगे उस तरीके के सेल को आपको इसमें नील रेटेड सप्लाई में देना होगा। अब आते हैं 9B पे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड। ओके, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है जो कि आपकी B2B इनवाइसेस हैं, अगर इसमें किसी का आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आप बनाते हैं तो उसकी एंट्री 9B में रजिस्टर्ड वाले में जाएगी। ये तो क्लियर है कि आपने B2B के सामने किसी इनवाइस का डेबिट नोट या क्रेडिट नोट तैयार किया है तो उसकी एंट्री हम B2B इनवाइस का डेबिट नोट, क्रेडिट नोट 9B में रजिस्टर्ड वाले कॉलम में हम इंटर करेंगे। ओके, ये हो गया डेबिट क्रेडिट नोट B2B रजिस्टर्ड का। अब दूसरा है 9B में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड मतलब हो गया कि जो आपने B2C इनवाइसेस बना रखी है, जो आपने सेल किया है B2C में। B2C में कौन कौन सी सेल है, एक तो आपका B2C लार्ज इनवाइस और दूसरा B2C अदर्स स्मॉल इनवाइस। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ टेबल एक ही दे रखा है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड का सेल आपने 2 टेबल में दे रखा है, एक तो यहाँ लार्ज इनवाइस में और यहाँ एक अदर्स में। तो क्या जो लार्ज इनवाइस का भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होगा या अदर्स का भी जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होगा, क्या दोनों का इसी में इंटर होगा?
अनरजिस्टर्ड वाले क्रेडिट नोट डेबिट नोट में, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं दोस्तों, जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट आप बनाएंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन का, इस 9B में जो आपको एंट्री करनी है वह सिर्फ जो आपकी लार्ज इनवॉइस होंगी, मतलब 5A वाली टेबल में जो B2C लार्ज इनवॉइस आप होंगी, अगर उसके सामने कोई आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाओगे, सिर्फ उसी की एंट्री इस टेबल में जाएगी अनरजिस्टर्ड में। क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में सिर्फ B2C लार्ज वाली की एंट्री यहाँ जाएगी। अगर इसके सामने B2C लार्ज के सामने आप कोई डेबिट क्रेडिट नोट बनाते हो तो इस कॉलम में एंट्री होगी क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अब आपका दूसरा भी B2C आपने सेल किया अनरजिस्टर्ड को, ये 7 में अदर्स में, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? तो उसकी एंट्री इसमें नहीं जाएगी। यहाँ लिखा हुआ, मैंने इसको हाईलाइट किया है, टैक्सेबल सप्लाई नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अगर आपने B2C में कोई अदर्स में सेल किया है, अगर उसके सामने आपको कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट तैयार करते हैं, तो आप इसी B2C के कॉलम अदर्स के कॉलम में ही आपको एडजस्टमेंट करके एंट्री कर देनी है। नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो आपने जैसे मान ली किसी को 1 लाख का एंट्री कर दिया B2C में, आप उसको फिर 10,000 रुपए की डेबिट नोट देते हैं, तो आपकी जो सेल अमाउंट 1 लाख है उसमें 10,000 डेबिट नोट का अमाउंट ऐड करके 1,10,000 इसी में एंट्री कर देंगे। अगर क्रेडिट नोट है माइनस करना है तो माइनस करके कर देंगे, प्लस माइनस करके, मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को एडजस्टमेंट करके B2C स्मॉल वालों को इसी कॉलम में करना है। और अगर B2C लार्ज है तो उसके लिए ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाला है। ये क्लियर हो गया होगा कि B2C अदर्स का जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा, इसी कॉलम में 7 नंबर टेबल में ही उसको एडजस्ट करके अपने को एंट्री करनी है। और लेकिन अगर B2C लार्ज इनवॉइस का डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा तो इसमें अनरजिस्टर्ड वाले में जाएगा। ये तो दोस्तों आपको B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल और क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेल्स की डिटेल हमें R1 में देनी है, तो सेल्स की डिटेल ये बेसिक है इसका, और आगे HSN वाइज डिटेल आपकी जाएगी। जो आप माल सेल करेंगे उसका जो HSN नंबर होगा, HSN नंबर डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, टैक्स रेट डालेंगे, और इस HSN में पूरा जो आपका टैक्सेबल वैल्यू आएगा, आपके जो सेल्स की डिटेल आपने दिया है B2B इनवॉइस में, B2C लार्ज, B2C स्मॉल अदर्स का, उन सबका मैच हो जाना चाहिए टोटल टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट। और 13 नंबर कॉलम में जो डॉक्यूमेंट्स इशू जो आप बिल बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस कितने नंबर से कितने नंबर तक, टोटल कितना इनवॉइस आपने इशू किया है उसका टोटल, अगर आपने बिल ऑफ सप्लाई बनाई उसकी डिटेल, ये आपकी जाएगी GST R1 में। दोस्तों मेरा इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही था कि आप B2B लार्ज, B2C लार्ज इनवॉइस, B2C स्मॉल इनवॉइस और B2B इनवॉइस को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका बेसिक यही है। अभी क्या है कि टैली में ऐसे फीचर्स हैं कि आप जब इनवॉइस बनाते हैं तो टैली में अपने आप एक आपका GST R1 की रिपोर्ट तैयार हो जाती है, और वहाँ इनवॉइस भी अलग अलग सेट हो जाती है। B2B की जो सेल होगी, B2C लार्ज की जो सेल होगी, B2C स्मॉल की जो सेल होगी, वहाँ हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो से दोस्तों आप इसका बेसिक समझ जाएंगे कि B2C लार्ज किसको कहेंगे और B2C स्मॉल किसको कहेंगे। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये तो GST R1 की डिटेल मैंने आपको बता दिया, GST R1 का बेसिक बता दिया। अगली वीडियो में हम इसी तरीके से पूरा डिटेल में समझेंगे कि GST R2A, GST R2B और GST R3B, इसका बेसिक हम आपको समझाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके जरूर बता देना।